हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है कि हमारा 12th क्लास है और 12th क्लास में हम लोग देख रहे हैं आपका पॉलिटिकल साइंस। और पॉलिटिकल साइंस में आज हम लोग चैप्टर नंबर 4 को आपका प्रारंभ करेंगे। कल हम लोग चैप्टर नंबर 3 को सारा देख चुके हैं और लेकिन मैंने आपको बता दिया था कि हमारा चैप्टर नंबर 4 जो है हमारे विदेशी जो संबंध है उनके विषय में हम बात करेंगे। देखिए, चैप्टर हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको आप कह सकते हैं कि जब आप इस चैप्टर को आप तो फिलहाल ये आपको पॉलिटिकल साइंस में मिला है, लेकिन जैसे ही आप अपने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन आप लोग करते हैं तो एक सब्जेक्ट बनता है स्पेशल आईआर। इसको बोलते हैं आपके इंटरनेशनल आपका रिलेशन, अंतर्राष्ट्रीय संबंध। तो ये टॉपिक उससे संबंधित है, एक मैं अलग से बता रहा हूँ वैसे, क्योंकि हमें क्या जानना है, हमें ये देखना है कि हमारे विदेशी संबंध कैसे हैं। विदेशी संबंध का मतलब है जो हमारे पड़ोसी देश हैं या जो हमारी वो आपका आपका डेवलपिंग कंट्री है या फिर जो कुछ आपके ग्रुप बने हुए हैं, जैसे एशियन समूह का एक ग्रुप है, एक आपका आपका यूरोपियन कंट्री का ग्रुप है, आपका बिस्मिक एक आपका ग्रुप है और सार्क एक आपका ग्रुप है। तो ऐसे ग्रुप में हमारे साथ क्या संबंध है और ब्रिक्स के साथ जो हमारे संबंध है या और देशों के साथ जो हमारी कैसी राजनीतिकल यानी कि जो हमारी पॉलिटिकल जो आपका स्ट्रेटेजी है, आर्थिक कैसे संबंध है, सामाजिक संबंध कैसे हैं, हमारे कल्चरल आपके संबंध कैसे हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो हमको आपका देखना है। इसमें हम मुख्यतः बात करेंगे अपने विदेशी संबंध के विषय में, जो हर प्रोस्पेक्ट से हम लोग इनको देखने की कोशिश आपका करेंगे। क्लियर है। चैप्टर थोड़ा सा आपको अलग लग सकता है, तो अगर आपको कोई भी डाउट लगे या लगता है कोई चीजें मुझको समझ नहीं आ रही है, थोड़ा सा अलग है, कोई डिफरेंट है, तो आप बच्चों मुझसे बेहिचक लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से अपनी क्वेरी को, अपने प्रश्न को, अपने डाउट को आप मुझ तक भेज सकते हैं। कोई भी स्कूल का कोई भी बच्चा। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों। तो हम चलते हैं सीधा आपका हम डिजिटल बोर्ड की तरफ। चैप्टर नंबर 4 को आप लोग ध्यान रखना है। चैप्टर नंबर 4 है भारत के विदेशी जो है विदेश संबंध। अब हमको देखना है कि हमारा जो देश है, हमारे संबंध कैसे रहे हैं, या फिर हम देखते हैं कि भारत ने किस तरह की राजनीति को लेकर अपने विदेशी संबंध को स्थापित करने की कोशिश की है और क्या उसका प्रयास उसके अंतर्गत रहा है। इन सारी चीजों को क्या है हमको आपका गौर करके जो है इस चैप्टर के अंतर्गत हमको देखना है और हमको इस पर आपका बात भी करनी है। क्लियर है। अब हम इसमें बात कर रहे हैं आपका अंतर्राष्ट्रीय संबंध के स्तर पर। कहाँ कर रहे हैं? अंतर्राष्ट्रीय जो आपका संदर्भ है इसके विषय में हम बात कर रहे हैं इंटरनेशनल लेवल में। भारत बड़ी विकट और चुनौतीपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति में आजाद हुआ था। अब हम कहां से लेकर चल रहे हैं? हम विदेशी संबंध को अपने देश की आजादी के साथ से ही जो हमने संबंध बनाए वहां से हम इसकी नींव को रखेंगे और वर्तमान समय तक चलेंगे। कैसे हुआ था? उस समय अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंजेस था। जब हम लोग आजाद हुए 15 अगस्त 1947 को जब हमारी कंट्री फ्री होती है, हम एक आपका डेमोक्रेटिक आपका कंट्री बनते हैं, तो उस समय क्या था? एक बहुत बड़ी संकट में था। क्या था? दुनिया महायुद्ध की तबाही से अभी अभी बाहर निकली थी। क्या हुआ था? महायुद्ध, यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वार को झेलकर पूरी दुनिया उससे क्या आ रही थी? आपका बाहर आ रही थी। और उसके सामने पूर्ण निर्माण का सवाल प्रमुख था। क्या था? कि कैसे पुनः निर्माण किया जाए। इस पुनः निर्माण का जो आपका सवाल था वो उसके सामने आपका खड़ा हुआ था। एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था बनने के प्रयास हो रहे थे। और क्या थे? एक अंतर्राष्ट्रीय जो आपकी संस्था है, ये सब आपका बनने का आपका प्रयास जो है हो रहा था। और उपनिवेशवाद की समाप्ति के फलस्वरूप दुनिया के नक्शे पर नए देश नमूदार हो रहे थे। क्या हो रहे थे? नए देश के नक्शे पर आपका जो था नमूदार जो था वो आपका हो रहे थे। नए देशों के सामने लोकतंत्र कायम करने और अपनी जनता की भलाई रखने की दोहरी चुनौती थी। क्या था? हमारे सामने दो चैलेंजेस थे जब हम लोग देश आजाद हुए। क्या थे? सबसे पहले थे कि हम लोगों के सामने लोकतंत्र को कायम कैसे रखें, इसको बरकरार कैसे रखें, और था दूसरा था जनता की भलाई कैसे हो। इस भलाई के विषय में हम लोग हमारे सामने ये आपका जो थी दोहरी आपकी चुनौती जो थी वो आपका बची हुई थी, दोहरी चुनौती हमारे सामने थी।
स्वतंत्रता के तुरंत बाद भारत ने जो विदेशी नीति अपनाई थी, उनमें हम इन सारे सरोकार की झलक पाते हैं। क्या पाते हैं? जितना भी हमने चीजों को एक्सेप्ट किए हैं, हम उनका कहीं ना कहीं जो झलक है वो हमको अल्टीमेटली इसमें आपका दिखाई देती है। ये आपको समझ आना चाहिए। वैश्विक स्तर के इन सरोकारों के अलावा भारत में कुछ अपनी चिंताएं भी थीं। क्या थी? कुछ अपनी चिंता भी थी। अंग्रेजी सरकार अपने पीछे अंतर्राष्ट्रीय विवाद की एक पूरी विरासत छोड़ गई थी। अब क्या था कि जब अंग्रेजी आपका सरकार थी, वो क्या गई थी, एक अपनी पूरी जो था अपनी सरकार, अपना जो है एक पूरी विरासत अपनी छोड़ गई थी। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, बंटवारे के कारण अलग के दबाव पैदा हुए, और जब बंटवारा हुआ तो बंटवारा होने के साथ अलग जो था आपका दबाव पैदा हुए, और गरीबी मिटाने का काम सामने मुंह बाहर करना पड़ा। आप कह रहे हैं कि जब हमारे सामने बंटवारा हुआ तो जब हम पहले अपनी गरीबी मिटाते या बंटवारे में काम करते तो हमको क्या करना पड़ा? काम सामने मुंह बाएं करना पड़ा, यानी कि हमको अपनी गरीबी से आपका मुंह फेरना पड़ा। कुल जमा इतने संदर्भ के बीच भारत ने एक स्वतंत्र राष्ट्र राज्य के रूप में अंतर्राष्ट्रीय मामलों में भागीदारी शुरू कर दी। क्या कर दिया? भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र राज्य था और उसमें भी क्या कर दी, इंटरनेशनल जो आपके चीज थे उनमें अपनी पार्टिसिपेट करना उन्होंने शुरू कर दिया। क्यों शुरू किया होगा बताइए आप मुझे। एक राष्ट्र के रूप में भारत का जन्म विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि में हुआ। कह रहे जब भारत एक नया देश राष्ट्र बन के निकला तो उस राष्ट्र का जो जन्म था, यानी कि जो नया नया राष्ट्र बनना था, वो कहां से निकल रहा था? एक विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि से निकल रहा था। क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्या किया था? ब्रिटिश भारत के नाम से भारत को झोंक दिया था, और ब्रिटिश भारत के झोंकने की वजह से ही भारत की क्या थी, एक अलग पृष्ठभूमि हुई कि ये ब्रिटिशों की तरफ से लड़े हैं। ऐसे में भारत ने अपनी विदेशी नीति में नए अन्य सभी देशों की प्रभुत्ता का सामना करने और शांति कायम रखने, अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने का लक्ष्य सामने रखा है। देखिए कुछ गोल्स करें। क्या करना है कि भारत क्या करता है, विदेश नीति में जो भी आपकी फॉरेन जो आपकी पॉलिसी है वो कहता है सब देशों की जो आपकी संप्रभुता है, जो आपकी सॉवरेनिटी है, उसका सम्मान करता है। यानी कि सब देश संप्रभु हैं। संप्रभु का मतलब सब देश जो हैं अपने अपने अनुसार शासन चलाते हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, और शांति यानी कि पीस कायम करने के लिए अपनी सुरक्षा जो है वो निश्चित करते हैं। ठीक, और उसके लक्ष्य सबके सामने रखता है। यानी कि उन्होंने क्या बात करी कि सब देश कैसा है, उन पर अपना प्रभुत्व कायम है, और क्या है, सबके सामने अपने अपने जो हैं लक्ष्य जो हैं अपने रखे हुए हैं, और उसी को वो आपका सुनिश्चित भी जो है कर रहे थे। तो ये कहीं ना कहीं एक जो बड़ी बात थी वो हम उसको देख रहे थे। ठीक है ना? तो ये सारी चीजें इसके अंदर ऐड ऑन थी, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए, इसी लक्ष्य की प्रतिध्वनि संविधान के नीति निर्देशक में सुनाई देती है, और कह रहे कि जो हम बात कर रहे हैं कि हम दूसरे देश में उनके संप्रभु हैं, उनकी सम्मान करते हैं, शांति की बात करते हैं, इस चीज का झलक ध्वनि यानी कि आवाज हमको कहाँ मिलती है? संविधान का एक भाग है स्टेट प्रिंसिपल, यानी कि स्टेट डायरेक्ट प्रिंसिपल, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को आप लोग देख सकते हैं। 35 से आर्टिकल 35 से लेकर आपका 51 तक जो है अनुच्छेद में ये साफ साफ दिखता है कि हम इनमें किस प्रकार आपका वर्णित है। तो यानी कि अगर इस मोटे मोटे पैराग्राफ में हम समझे तो भारत का जन्म कब हुआ? जब आपके इंटरनेशनल लेवल पर आपका युद्ध हो रहा था, एक विश्व सेकेंड वर्ल्ड वॉर था, उसमें निकला। उसके सामने डबल चुनौती थी कि वो कैसे लोकतंत्र को कायम रखे और अपनी जनताओं की भलाई के लिए काम करे। अब चिंता ये थी कि जो उनको सरकार ने उनके पीछे जो ब्रिटिश सरकार ने एक विरासत छोड़ी थी, कैसी थी? वो भी विदास्पति विवादों में थी, बंटवारा। अब उनको गरीबी से आपका मुंह मोड़ना पड़ा, उनकी तरफ नहीं देखा। इंटरनेशनल लेवल में जो आपका पार्टिसिपेंट हो उसमें भाग देना शुरू किया, और साथ ही क्या हुआ, उन्होंने हर देश की संप्रभुता को, शांति रखना, कायम की सुरक्षा को सुनिश्चित किया, और उनके सामने उनका लक्ष्य रखा ताकि जिससे भी वर्ल्ड में एक अपनी एक अनोखी पहचान बना पाया।
कि हम किस प्रकार इन सारी चीजों को आपका सुनिश्चित कर सकते हैं, हम कैसे इनको आपका देख सकते हैं, ये सारी चीजें हमको इसमें देखनी। स्वतंत्रता के बाद के तुरंत बाद भारत ने जो विदेशी नीति अपनाई थी, उनमें कई बार हमने जो हमारे साहूकार हैं उनकी झलक हमको दिखाई देती, ये भी बता दिया। अब देखिए, जिस तरह किसी व्यक्ति या परिवार के व्यवहार को अंदरूनी या बाहरी कारक निर्देशित करते हैं, उसी तरह देश की विदेश नीति पर घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय वातावरण का असर पड़ता है। अब देखिए, बड़े अच्छे एग्जाम्पल से इन्होंने ये चीज समझाई है। ये कह रहे हैं कि जिस प्रकार हमारा अपना एक व्यक्ति का घर होता है, एक परिवार होता है, उस परिवार में भारी और घर के अंदर लोगों का इंटरफेरेंस होता है ना, ऐसा ही कुछ हमारे कहाँ होता है, देश में भी होता है। कैसे कि कुछ चीजें क्या होती हैं, अंतर्राष्ट्रीय वातावरण का असर कहाँ पड़ता है, हमारे देश की जो पॉलिसी हैं उन पर पड़ता है। एक देश की विदेशी नीतियों पर, इन सब चीजों पर आपका क्या पड़ता है, आपका इनका जो है एक नियंत्रण आपका पड़ता है। ठीक, विकासशील देशों के पास अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के भीतर अपने सरोकार को पूरा करने के लिए जरूरी संसाधनों का अभाव होता है। और क्या कह रहे हैं, जो आपके विकासशील देश हैं, जो भी आपके अंडर वो आपके डेवलपिंग जो आपकी कंट्री हैं, हम उनको विकासशील बोलते हैं, उनमें इंटरनेशनल लेवल पर जो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था हैं उन पर अपने सरोकारों को पूरा करने के लिए संसाधनों का अभाव होता है। कह रहे जो रिसोर्सेज हैं उनका अभाव होता है। किनके पास, जो डेवलपिंग अंडर डेवलपिंग कंट्री, ना कि डेवलपिंग कंट्री के पास। इसके चलते हुए बढ़े चढ़े देशों की उपेक्षा बड़े सीधे साधे लक्ष्यों को लेकर अपनी विदेश नीति तय करते हैं। अब देखिए, वो ज्यादा कुछ तो करते नहीं, कोई बड़ा चढ़ाकर ऐसा नहीं लिखते, वो सिंपल अपना टारगेट रखते हैं और उसी के साथ अपनी विदेश नीति कायम करते हैं। ऐसे देशों का जोर इस बात पर होता है कि उन्हें विदेशी यानी कि उन्हें पड़ोसी में अमन चैन कायम रखने रहने और विकास होता रहे। वो क्या चाह रहे हैं, अमन चैन बना रहे और विकास होता रहे। इसके अतिरिक्त विकासशील देश आर्थिक और सुरक्षा की दृष्टि से ज्यादा ताकतवर देशों पर निर्भर होते हैं। क्या होता है कि जितने भी ये सारी चीजें हैं, ये क्या हो, इसके अतिरिक्त ध्यान दें, विकासशील देश और आर्थिक और आपका ध्यान दें सुरक्षा की दृष्टि से क्या हो, ताकतवर देशों पर आपका निर्भर हो। कि जो आपके ताकतवर देश हैं हम उन पर आपका निर्भर हो जाएं। इस निर्भरता को भी उनकी विदेश नीति पर जब तब असर पड़ता है, दूसरे विश्व युद्ध के तुरंत बाद के दौरान में अनेक विकासशील देशों ने ताकतवर देशों की मर्जी को ध्यान में रखकर अपनी विदेशी नीतियां अपनाई, क्योंकि इन देशों ने उन्हें अनुदान अथवा कर्ज मिल रहा था। अब देखिए कैसे अपनाई उनकी विदेशी नीति, क्योंकि मान लीजिए अगर कोई कंट्री आपका बना है, वो गरीब है, उसे पैसा चाहिए, खाने के लिए चीजें चाहिए, अनुदान चाहिए, उधार चाहिए, तो वो तभी देगा जब उसकी जो विदेश नीति उनको मानोगे। यानी कि इसमें क्या है, निर्भरता में उनकी विदेश नीति जब असर बढ़ा, जब दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अनेक विकासशील देशों ने ताकतवर देशों के मर्जी को ध्यान में रखकर क्या करा, जो भी अंडर आपका डेवलपिंग कंट्री थी, उन्होंने ताकतवर यानी कि जो आपके पॉलिटिकल पावर मजबूत थे और स्ट्रॉन्ग थे, उनकी मर्जी को ध्यान में रखकर अपनी विदेश नीति अपनाई। क्यों अपनानी पड़ी उन्हें अपनी विदेश नीति, बताइए मुझे बच्चों। वो इसलिए अपना रहे थे क्योंकि उन्हें देश में क्या चाहिए बच्चों, अनुदान, और क्या चाहिए, ताकि उन्हें कर्ज जो है उन देशों से आपका मिलता रहे। इसलिए उन्होंने क्या करा, ये सारी बातों को ध्यान में रखा और आपका विदेश नीति को फॉलो किया। क्लियर है? तो आप थोड़ा सा आपको अजीब सा लग रहा होगा, कोई बात नहीं, लेकिन आप इसको पढ़िए, ध्यान दीजिए, कुछ भी ऐसी चीज है आप मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी बच्चा? तो इतना जो है आपको याद रखना था। चलिए, तो इतना आपने पीछे देख लिया, समझ आया होगा, और इस पेज में भी आगे बढ़ चलें, देखते हैं।
अब कह रहे हैं इसी वजह से दुनिया के विभिन्न देशों दो खेमे में बंट गए और यही कारण हुआ कि जितना भी आपका हमारा विदेश था वो देश दो खेमे में बंट गए। एक खेमा बना संयुक्त राज्य अमेरिका का और उसके समर्थक देशों का। एक कौन थे? संयुक्त राज्य अमेरिका, और दूसरा कौन था? उसके समर्थक देश प्रभाव में रहा। और दूसरा खेमा बना सोवियत संघ के प्रभाव में। आपने इसके बारे में समकालीन विश्व राजनीति नामक किताब में पढ़ा होगा। आपने क्या करे? समकालीन विश्व राजनीति में आपने इनके विषय में पढ़ा होगा। आपने इस किताब में गुटनिरपेक्ष आंदोलन के बारे में भी पढ़ा है। एक आंदोलन हुआ है गुटनिरपेक्ष आंदोलन। आप इस किताब में पढ़ चुके हैं कि शीत युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर पूरी तरह से बदल गए थे। कह रहे कि ये युद्ध ऐसा हुआ था, इसमें पूरी चीजें आपकी क्या थी? आपकी जो है बदल गई थी। बहरहाल जब भारत आजाद हुआ था और अपनी विदेशी नीति तैयार कर रहा था, तब शीत युद्ध शुरू हुआ था और दुनिया बड़ी तेजी से दो खेमे में बंट गई थी। कह रहे तो दुनिया क्या थी? दो खेमे में आपका बंट गई थी। आजादी, अब देखिए ध्यान रखना, कितने में बटी? दो खेमे में जो थी हमको आजादी देखी हुई मिलती है। इसी में क्या है? आजादी किन चीजों से बनती है? आजादी बुनियादी तौर पर विदेशी संबंधों से बनी होती है। यही आजादी की कसौटी भी है। बाकी सारे कुछ तो स्थानीय स्वायत्तता है। एक बार विदेशी संबंध आपके हाथ से निकलकर दूसरे हाथों में चले जाएं, फिर जिसका हद तक आपके हाथ में संबंध छूटेंगे और जिन मसलों पर छूटेंगे वहां आप आजाद नहीं रहेंगे। जवाहरलाल नेहरू संविधान सभा में एक बहस के दौरान उन्होंने मार्च 1949 में ये बात जो थी अपनी कही थी बच्चों, जिसकी हम आपका बात कर रहे थे। हम मिलकर क्या कह रहे थे कि हम लोग आपका नीति निर्देशक जो तत्व हैं उन तत्वों में हम लोग बात कर रहे थे आपका कुछ, तो उनके विषय में इंटरनेशनल लेवल पर क्या लिखा है हमने कहा था ना, उनकी प्रतिध्वनि हमको दिखाई देती है, कहा था ना। तो देख लीजिए क्या कह रहे हैं और कहां की है ये प्रतिध्वनि। संवैधानिक सिद्धांतों को देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के बढ़ावे के लिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के हवाले से कहा गया है। किससे कहा गया है? इनके हवाले से। क्या? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिव्यक्ति का है, राष्ट्र की न्याय संगत और सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखने का है, और संगठित लोगों के एक दूसरे के व्यवहार, अंतर्राष्ट्रीय विधि और संधि वार्ताओं को प्रति आदर और अंतर्राष्ट्रीय विवाद के मध्यस्थता को निपटाने के लिए प्रोत्साहन और प्रयास करेगा। हमने ऐसा अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। आर्टिकल 51 में इसका प्रावधान किया हुआ है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के बढ़ावे के लिए हम क्या प्रयास कर सकते हैं। क्या करेंगे बच्चों? हम कोशिश करेंगे कि हम अपनी बातों को शांति और सुरक्षा के लिए रखें इंटरनेशनल लेवल पर। दूसरा, हम क्या करें? राष्ट्रों को हम इस तरह से रखें कि जो न्याय संगत हो, जो आपका जस्टेबल हो, और क्या हो? सम्मानपूर्ण जो संबंध है आपके वो बने रहने चाहिए। और दूसरा क्या है? संगठित लोग, जो लोग हैं जो संगठन में हैं, एक दूसरे का व्यवहार का आदर करें। जो भी आपके इंटरनल आपका नेशनल लेवल पर जो आपके लॉ चल रहे हैं, जो कुछ आपकी संधियां हैं, वो सब हमको वो बनाए रखनी, उनका आदर सम्मान हमको करना है। और अंतर्राष्ट्रीय विवादों के मध्यस्थता निपटाने के लिए प्रोत्साहन भी हमको करना है। तो इन सारी चीजों को हमको बढ़ावा देना और इनको देखना है। यही बात हमने इसके अंतर्गत की है। एक बार जितना मैंने पढ़ाया है ये पैराग्राफ आपका पिछला, आप उनको देख लीजिए, 51 आर्टिकल को देख लीजिए। कुछ भी डाउट बनता है, कोई भी चैप्टर, कोई भी डिस्कशन है करना है, समझ नहीं आता, बेहिचक मेरे बच्चों आप मुझसे कर सकते हो। ध्यान दीजिए और इसको पढ़ लीजिए, रिवीजन कर लीजिए। कुछ भी पूछना है पूछ लीजिए। आगे बढ़ते हैं और इसको देखते हैं। किसी का कोई डाउट है या कोई चीज ऐसा है जो आपको समझ नहीं आ रहा है? थोड़ा सा आपको अलग लग सकता है क्योंकि हम
आईआर का एक टॉपिक ही है ये, ठीक है, इसको हम लोग आपका देख रहे हैं। अब देखिए कह रहे हैं क्या 1950 और 1960 के दशक, दशक मतलब 10 साल की विश्व राजनीति में भारत इन दोनों में किसी खेमे में शामिल था। अब बताइए 1947 को आजाद हुए, पार्टीशन झेला, पार्टीशन झेलने के बाद हमको पहला चुनाव भी लड़ना था, 52 में हमारा चुनाव हुआ। हालांकि तो ये कह रहा है कि 1950 और 60 के बीच में क्या हम किसी खेमे में थे, हम रूस के खेमे में थे, यूएस के खेमे में थे, एक आपका कैपिटलिस्ट सरकार थी, एक आपके मार्क्सिस्ट आपके गवर्नमेंट थी। क्या भारत अपनी विदेशी नीतियों को शांतिपूर्ण ढंग से लागू करने और अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों से बचने में सफल रहा? बताइए कि अपने देश में कैसे फॉरेन पॉलिसी लागू हो, अपनी विदेश नीति क्या हो, और कैसे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जो आपका इंटरनेशनल लेवल पर जो आपका झगड़ा चल रखा है, जो दो गुट बने हुए हैं, उन दो गुट में किस तरह से उनके अलग रहने में आपका सफल रहा। देखिए गुट निरपेक्षता की राजनीति, नीति को देखना है कि कैसे हमने गुट निरपेक्षता की नीति को एक्सेप्ट किया है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन अपने आप में कोई स्वतंत्र घटना नहीं है। क्या कह रहे हैं? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन कोई अपने आप में जो है स्वतंत्र घटना नहीं है। पूरी दुनिया में उपनिवेशवाद और समाजवाद के विरुद्ध, ध्यान रखिएगा, उपनिवेशवाद जो आपका कोलिज्म होता है और समाजवाद के विरुद्ध संघर्ष चल रहा था। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में इसी विश्वव्यापी संघर्ष का हिस्सा था। इस आंदोलन का असर एशिया और अफ्रीका के कई मुक्ति अभियानों पर हुआ। आजादी मिलने से पहले भी भारत के राष्ट्रवादी नेता दुनिया के अन्य उपनिवेश में मुक्त संघर्ष चला रहे नेताओं के संपर्क में थे। ऐसा नहीं है कि केवल भारत में ही था, और देश में भी जो आपका इन उपनिवेश के खिलाफ जो आपके संघर्ष चल रहा था, ये नेता एक दूसरे के संपर्क मतलब कांटेक्ट में थे, ऐसे कह सकते हैं। ये सभी नेता आखिर उपनिवेशवाद और समाजवाद के विरुद्ध एक साझी लड़ाई लड़ रहे थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस और दूसरी विश्व युद्ध के दौरान इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया गया था, जिससे साफ साफ जाहिर हो रहा था कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भारत के संबंध विदेशों में रहे और भारतीयों से भी बन चुके थे। कैसे रहे? आपके एक संबंध बना रहे थे हम विदेश में भी, और जो विदेश में भारतीय रह रहे थे उनसे भी हमारे संबंध थे। किसी राष्ट्र की विदेश नीति और उसके अंदरूनी और बाहरी सरोकार की झलक मिलती है। भारत का स्वतंत्रता आंदोलन जिन उत्तम विचारों से प्रेरित था, उनका असर भारत की विदेशी नीति पर पड़ रहा था। बहरहाल भारत को जिस वक्त आजादी हासिल हुई उस समय शीत युद्ध का दौर चल चुका था। आप समकालीन विश्व राजनीति की किताब के पहले अध्याय में पढ़ चुके हैं कि शीत युद्ध के दौरान दुनिया भर के दो खेमे बटे थे। क्या थे? दो खेमे हो चुके थे। एक खेमे का अगुवाई कौन कर रहा था? संयुक्त राज्य अमेरिका, और दूसरा सोवियत संघ। दो खेमे थे, यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और यूएसएसआर संयुक्त राष्ट्र संघ। दोनों खेमे के बीच विश्व स्तर पर आर्थिक, राजनीतिक और सैन्य टकराव जारी थे, यानी कि आर्थिक, पॉलिटिकल और सैन्य टकराव जारी थे। इस दौरान संयुक्त राष्ट्र संघ का अस्तित्व में आया, और इस समय क्या हुआ, एक राष्ट्र हमारे सामने आया जिसको हमने क्या कहा, ध्यान रखना है, संयुक्त राष्ट्र संघ अस्तित्व में आया। परमाणु हथियार का निर्माण शुरू हुआ, चीन में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई, और अन्य औपनिवेशीकरण की प्रक्रिया के दौरान आरंभिक हुई। भारत ने नेताओं को अपने राष्ट्रीय हित के संदर्भ में दायर किया, और कैसा बनाया, नेशनल हित में आपकी चीजें को फॉलो किया। तो देखिए किस स्थिति से हम लोग गुजर रहे थे, और गुट निरपेक्ष की नीति भी क्या रही, कैसे इन चीजों पर पालन हुआ, कैसे इम्प्लीमेंट इन सब चीजों पर हुआ, ये हमको आपका देखना है। ठीक है ना? अब कहते हैं कि इसमें नेहरू की
की क्या भूमिका है, हमारे नेहरू जी जो देश के पहले प्रधानमंत्री थे, इनकी क्या भूमिका थी। देखिए, ऐसा कहा जाता है कि नेहरू जी को विश्व नीति का बड़ा चाणक्य माना जाता है। जो उस समय भारत जिस स्थिति में था, नेहरू जी ने जो पॉलिसी बनाई थी वो सारी भारत के फेवर में रही थी। जैसे पढ़ते हैं और बहुत सारी चीजें हमको इनके विषय में जानना मिलेगा। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्रीय एजेंडा तय करने का निर्णायक भूमिका निभाई थी। क्या कही थी कि नेशनल लेवल का एजेंडा क्या होगा, उसमें जो इम्पोर्टेंट जो आपका डिसीजन मेकिंग जो आपका भूमिका थी वो निभाई है। वे प्रधानमंत्री के साथ साथ विदेश मंत्री भी थे, ध्यान रखना क्या थे, फॉरेन मिनिस्टर भी थे। प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री के रूप में 1946 से 1964 तक उन्हें भारत की विदेश नीति की रचना और क्रियान्वयन का गहरा प्रभाव डाला। नेहरू की विदेश नीति 3 बड़े उद्देश्य थे। क्या थे नेहरू की विदेश नीति के 3 बड़े उद्देश्य? कह रहे कठिनाई संघर्ष से प्राप्त संप्रभुता को बचाए रखना है। कह रहे जो हमने संघर्ष करके जो हमने संप्रभुता को हासिल किया है, उस संप्रभुता को क्या करना है, हमको बचाए रखना है। क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखना है और तेज रफ्तार से आर्थिक विकास करना है। ये उनके 3 मुख्य उद्देश्य थे। अपनी विदेश नीति की 3 सबसे बड़ी चीज थी कि जो हमें संपूर्णता, जो आजादी हमें मिली, जो हम अपनी मर्जी से अपना काम कर सकते हैं, उसको बचाना है भाई। और जो क्षेत्रीय अखंडता है, जो हर चीज लोकल है, उसको मेंटेन रखना है। और हमें इस तरह से स्पीड पकड़नी है कि हमारा इकोनॉमिकल आपका डेवलपमेंट हो सके। इस तरह की हमको डेवलपमेंट पॉलिसी को देखना है। इसी पर क्या थे वो आपका बात कर रहे थे और इसी को आपका देख भी रहे थे। क्लियर है? ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, तो इतना अगर आप ध्यान रखेंगे, इतना सोचेंगे, तो फिर तो इसमें सारी चीजें आसान हो जाएंगी। इसमें कोई ऐसा संघर्ष वाली बात या बड़ी बात जो है आपका नहीं है। चलिए, नेहरू इन उद्देश्यों और गुट निरपेक्ष की नीति अपनाकर हासिल करना चाहते थे कि उन दिनों देश में कुछ पार्टियां और समूह ऐसे भी थे जिनका मानना भारत को अमेरिकी खेमे में ज्यादा नजदीकियां बढ़ानी चाहिए, क्योंकि इस खेमे से प्रतिष्ठा लोकतंत्र में हिमायती के रूप में थी। इस धारा पर सोचने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर शामिल थे। यानी कि अगर मैं कहूं तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मत था कि हमको यूएस की तरफ झुक जाना चाहिए। साम्यवाद की विरोध में कुछ राजनीतिक पार्टियां चाहती थी कि वे भारत अपनी विदेश नीति अमेरिका के पक्ष में बनाए। ऐसे दलों में भारतीय जनसंघ, स्वतंत्र पार्टी प्रमुख थे। जनसंघ समझ रहे हो, ये वही जनसंघ है मेरे प्यारे बच्चों, जिसको हम क्या बोलते हैं, आरएसएस हम जिसको कहते हैं, यही आपका जनसंघ है, भारतीय जनसंघ। लेकिन विदेश नीति को तैयार करने के मामले में नेहरू की खास बढ़त हासिल थी। क्या किया उन्होंने, 2 खेमों से दूरी। और उन्होंने क्या कर दिया कि हम ना तो यूएस में जाएंगे ना हम रूस में जाएंगे, हम दोनों से अलग रहेंगे। आजाद भारत में विदेश नीति में शांतिपूर्ण विश्व का सपना था। और जब भारत आजाद हुआ था, उसमें एक सपना देखा था, विश्व कैसा हो, शांतिपूर्ण। आर्टिकल 51 हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। और इसके अंतर्गत भारत ने गुट निरपेक्षता की नीति का पालन किया। कौन सा गुट बनाया हमने, एक उसमें गुट आया है जिसका नाम है गुट निरपेक्षता की नीति। भारत ने इसके लिए शीत युद्ध के उपजे तनाव को कम करने की कोशिश की और संयुक्त राष्ट्र संघ को शांति अभियानों में अपनी सेना भेजी। आप पूछ सकते हैं कि शीत युद्ध के दौरान भारत किसी खेमे में क्यों नहीं शामिल हुआ। अब क्वेश्चन ये बन सकता है, भारत शीत युद्ध में किसी भी खेमे में क्यों शामिल नहीं हुआ। भारत अमेरिका और रूस की अगुवाई वाले सैन्य संगठनों से अपने को दूर रखना चाहता था। वो चाहता था कि भारत की पॉलिसी थी, कुछ भी हो जाए, यूएस और आपका संयुक्त रूस की जो बीच वॉर चल रही है, मेरे को उससे बिल्कुल सेपरेट रहना है। और समकालीन विश्व राजनीति की किताब आप पढ़ चुके हैं कि शीत युद्ध के समय अमेरिका ने नॉर्थ अटलांटिक संधि संगठन, इसको बोलते हैं नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नाटो और सोवियत संघ ने इसके जवाब में वारास्ता पैक्ट नामक संधि बनाई थी। अब 2 पैक्ट बने।
दो संधियां हमको यहां दिखाई देंगी जो बहुत आपके मजबूत रूप में दिखेंगी। एक है नाटो, रूस ने उसने बनाया, अमेरिका ने। और ये किसने बनाया था? वर्सा पैक्ट, रूस ने। ठीक है, ध्यान रहेगा, दो पैक्ट आपके बन चुके हैं। भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति को आदर्श माना। संतुलन साधने का यह कठिन कोशिश थी और कभी कभी संतुलन बहुत कुछ नहीं साध पाता था। 1956 में जब ब्रिटेन ने स्वेज नहर के मामले को लेकर मिस्र पर आक्रमण किया। अब देखिए 1956 में ब्रिटेन पर कौन आक्रमण कर रहा है? ब्रिटेन ने किस पर किया? मिस्र पर। केवल किसके मामले? जो आपके स्वेज कैनाल खुली है उसके ऊपर कुछ आपका डिस्प्यूट था। भारत ने नव उपनिवेशवाद के हमले के विरुद्ध विश्वव्यापी विरोध की अगुवाई की। अब देखिए मिस्र के साथ गलत किया ब्रिटेन ने, इसका पूरे विश्व में अगुवाई की थी भारत ने कि जो काम ब्रिटेन ने किया है वो गलत है और हम इसका करोड़ विरोध करते हैं कि आप किसी देश की संप्रभुता पर इस तरह हमला नहीं कर सकते। इसी साल सोवियत संघ ने हंगरी पर आक्रमण किया था, लेकिन भारत ने सोवियत संघ का इस कदम का सार्वजनिक निंदा नहीं की थी। अब यहां पॉलिटिकल पावर हो गया, डिस्प्यूट क्या कर दिया उन्होंने, बोल दिया। अब यहां तो उन्होंने बोला खुलकर और वहां क्या नहीं करी, रूस की निंदा नहीं की। ऐसी स्थिति के बावजूद कमोवेश भारत में अंतर्राष्ट्रीय मामले पर स्वतंत्र रवैया अपनाया गया। दोनों खेमे के देशों ने सहायता की और अनुदान किया। किसने? मिस्र के लिए रूस ने भी और अमेरिका ने भी। भारत अभी बाकी विकासशील देशों के गुटनिरपेक्षता की नीति के बारे में आश्वस्त करने लगा था, पाकिस्तान अमेरिकी नेतृत्व वाली सेना संगठन में शामिल हो गया। पाकिस्तान किसकी ओर चला गया? यूएस की ओर चला गया। इसी वजह से 1950 के दशक में भारत अमेरिका के संबंध में खटास पैदा हो गई। कैसी हो गई खटास? अमेरिकी सोवियत संघ से भारत की बढ़ती हुई दोस्ती को लेकर नाराज हो गया। अमेरिका को क्या लगा कि भारत किसके साथ अब अपनी दोस्ती बढ़ा रहा है? सोवियत संघ यानी कि रूस के साथ जो है उसके संबंध बढ़ रहे हैं। और यहां से क्या होता है, इनके बीच जो है अपनी एक खटास होना शुरू हो जाती। आपने पिछले अध्याय में पढ़ा है कि भारत ने नियोजित विकास की रणनीति अपनाई थी। कैसे कही थी? प्लानिंग के साथ हमने अपना डेवलपमेंट किया है। इस नीति पर जोर आयात को कम करना है। क्या करना है कि हमको चीजें बाहर से कम मंगानी है। इसमें संसाधन आधार तैयार करने पर जोर दिया कि हम क्या करेंगे, अपने रिसोर्सेज बनाएंगे, अपनी चीजों को तैयार करेंगे। इसके परिणाम स्वरूप निर्यात के मामले में प्रगति बड़ी सीमित थी। इतना सब कुछ करा लेकिन हम भारत से बाहर चीजों को नहीं भेज पा रहे थे। जो एक्सपोर्ट का मामला था उसमें भी हमारी प्रगति क्या थी? एक लिमिटेड थी। विकास के इस रणनीति के कारण बाहरी दुनिया से भारत को आर्थिक लेन देन बड़ा सीमित था। और कह रहे कि इस समय भारत का जो लेन देन था वो क्या था? बड़ा ही सीमित था। तो फिलहाल जो है मेरे प्यारे बच्चों, अफ्रीको एशियाई एकता को हम लास्ट बाद में देखेंगे, लेकिन इतना बताइए जितना हमने पढ़ा है आपको नाटो और भारत की स्थिति समझ आ रही है कि भारत कैसे दोनों खेमे से बिल्कुल अलग होकर बैठा और भारत किसी गुट में ना होकर एक अपने आप को अलग रखने के लिए सफल बन रहा है। क्या चाहता है कि हम किसी गुट में ना रहें और हम बिल्कुल हम आपका निरपेक्ष रहें और अपना एक गुट बना लें, ताकि हम किसी गुट में आपका नहीं है। चलिए इसको देख लीजिए, कुछ डाउट हो आप मुझसे पूछ लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। जब भारत आजाद हुआ तो कैसे वो आपका किसी गुट में नहीं गया, ना यूएस ना रूस, आपने आपको तटस्थ रखा। और आर्टिकल 51 की वजह से हमने जो आपने बताया कि हमारी इंटरनेशनल जो पॉलिसी है वो कैसी रहेगी, इसको ध्यान दिया। तो आप मेरे प्यारे बच्चों एक बार चैप्टर को रिवीजन करिए, घर जाकर पढ़िए, कोई डाउट बनता है नेक्स्ट लेक्चर जरूर पूछिए। आई होप कि मैं उम्मीद करूंगा कि आपको मैं ये चैप्टर ऐसा पढ़ाऊंगा कि आपके मस्तिष्क पर एक विशेष छाप छोड़ेगा वर्ड आपका पॉलिसी को लेकर। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।